आपको बताते हैं हैदराबाद कर्नाटक में कितनी सीटें किसको मिल रही हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो 8 से 10 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 6 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी अगर पिछले चुनावों से कंपेयर करेंगे तो इस रीजन में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, जबकि कांग्रेस को हैदराबाद कर्नाटक रीजन में यहां पर कह सकते हैं कि उन्हें फायदा हो रहा है, क्योंकि 27 से 31 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत सकती है। 8 सीटें प्लस हो रही है, यानी 8 सीटों की यहां पर बढ़ोतरी कांग्रेस के लिए हो रही है। वहीं अगर हम जेडीएस की बात करें, जेडीएस का आंकड़ा अगर हम आपको दिखाएं तो जेडीएस 0 से 2 सीटें यहां पर जेडीएस को मिल सकती हैं। यहां भी जेडीएस को नुकसान है, 3 सीटों जा सकती हैं, यानी 1 सीट का यहां पर इजाफा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो कांग्रेस के लिहाज से है, क्योंकि बल्कि 8 सीट यहां पर कांग्रेस गेन कर रही है, जबकि वहीं कांग्रेस की बात करें तो 6 सीटें कांग्रेस यहां पर लूज कर रही है। जी अब देखिए टैली, अब तक हम 224 में से 72 सीटों का एग्जिट पोल का काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। 20-22 सीटों का गैप दिखाई दे रहा अभी से, और ये ट्रेंड क्या आने वाले क्षेत्रों में भी बरकरार दिखाई देगा या बीजेपी इसकी भरपाई कर पाएगी, थोड़ी देर में आपके सामने होगा। तो 72 सीटों के अब तक के एग्जिट पोल में बीजेपी 21 से 25 दिखाई देता है, और कांग्रेस पार्टी जो है 49 सीटों तक जीत सकती है। आपके सामने हैदराबाद कर्नाटक की 40 सीटों का एग्जिट पोल का नतीजा है। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान, 8 से 10 पर सिमट सकती है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का फायदा, 27 से 31, और जेडीएस को भी 3 सीटों का नुकसान, 0 से 2। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान, माफ कीजिएगा मैंने शायद 8 बोल दिया था। तो ये ट्रेंड जो है आपको हैदराबाद कर्नाटक रीजन का दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आपने जो ओपिनियन पोल किया था उससे कुछ मार्जिनली कुछ बेहतर दिखाई दे रही है बीजेपी की परफॉर्मेंस। तब आपके मुताबिक बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा था, अब आपने उसको करेक्ट किया है, अब नुकसान 6 सीट का हुआ है, यानी बीजेपी ने कुछ डैमेज कंट्रोल किया है। ऐसा कुछ पिछले दिनों में आपने अपना सस्पेंड रिवाइज किया है। देखिए ओपिनियन पोल तो उस दिन का जो लोगों का मूड होता है, उसके एग्जिट पोल जो आज हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। देखिए इस रीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे वो साउथ सेंटिमेंट जो है एक कर्नाटका में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे, तो इस रीजन में बीजेपी को वहाँ पे इस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूसरी बात जो मैं अभी कह रहा था, जो वोटों का जो कंसोलिडेशन है 2 पार्टियों के फेवर में, इससे यहाँ पे बीजेपी को फायदा हो रहा है। बीजेपी को वोट के मामले में थोड़ा बहुत फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन उससे जो जेडीएस को जो नुकसान है, जिसका कांग्रेस को सीटों के मामले में फायदा हो रहा है। कैसे जरा से एक्सप्लेन करें, मतलब जेडीएस का नुकसान कैसे हुआ है इसमें और बीजेपी को? देखिए जेडीएस जो ओल्ड मैसूर है वहां पे उनका स्ट्रांग होल्ड है और अभी भी कुछ हद तक है, लेकिन बाकी रीजन में लगभग जेडीएस का जो भी वहां पे वोट बैंक बना हुआ था वो कहीं ना कहीं जाके शिफ्ट हो रहा है, और जहां भी वो शिफ्ट हो रहा है वो वहां पे जिस रीजन में जो पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है उसको फायदा हो रहा है। तो इस खासकर इस रीजन में, हैदराबाद कर्नाटक रीजन में, ये बजरंग बली, पीएफआई, ये सब जो मुद्दे चले, आखिर में नारे जितने चले और सब जगह हनुमान चालीसा का पाठ, मैं ओपिनियन पोल के दिन भी मैं इस बात को ओपिनियन पोल के दिन भी कहा था कि यदि आप इस तरह के मुद्दे उठाएंगे तो एक एक्शन होगा। तक इस रीजन में बीजेपी को इसका रिएक्शन झेलना पड़ा है, जो मुझे नहीं लगता कि लोग वहां पे इस चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है स्टूडियो डिबेट में ये सब मुद्दे चले हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वोटर्स के माइंड में ये सब चीजें नहीं है। दोनों रीजन में जेडीएस घटा है, एक जगह बीजेपी बढ़ा है, दूसरी जगह बीजेपी घटा है। लेकिन ये लेकिन वोटों में हो सकता है बीजेपी को फायदा हुआ। एग्जैक्टली वोटों में बीजेपी का आप देखेंगे, हालांकि मैं अभी कंप्लीट बातें नहीं कह सकता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आप देखेंगे बीजेपी को वोटों के मामला स्ट्रांग है, वहां पे उसको सीटों में भी फायदा हो रहा है, लेकिन जहां पे वो उतना ज्यादा उनका स्ट्रांग होल्ड नहीं है। स्ट्रांग बीजेपी एज ए पार्टी पूरे कर्नाटका में स्ट्रांग है, बट जहां पे ऑर्गेनाइजेशन की बात है, अच्छे लीडर्स नहीं है, अच्छे कैंडिडेट नहीं है, उसमें जो ये रीजन है यहाँ भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक। ये 40 सीटों वाले इलाके ने, हैदराबाद कर्नाटक ने आपको काफी पछाड़ दिया कांग्रेस से, सुधांशु जी। देखिए अभी जो आपके चुनाव विश्लेषक भी बता रहे थे कि जेडीएस का वोट बाईपोलर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो जो मैंने अपने शुरुआत के विश्लेषण में कहा था
कि कांग्रेस ने जो भी नीतियां या अपना घोषणा पत्र तय किया वो जेडीएस को ध्यान में रख के किया था। तो मानी हुई बात है किसी क्षेत्र में यहां पर अगर आपके विश्लेषण को सही माने तो उनको अपनी उस रणनीति का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बेंगलुरु के क्षेत्र में हमारे पक्ष में दिख रहा था, यहां पर यदि हम आपके आंकड़े को माने तो जो मेरा विश्लेषण पहले वक्तव्य में था वही एक प्रकार से सही होता जा रहा है, और जो आपके चुनाव विश्लेषक उसको सांख्यिकी दृष्टि से कह रहे हैं, मैं राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूं। अच्छा अलका लामा जी, पूरी तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की गई इस चुनाव को, लेकिन ये जो पोलराइजेशन है ये लगता है कि आपके फेवर में जा रहा है, क्योंकि आप भी पीएफआई और बजरंग दल का मुद्दा लेकर आए और ये सेंटिमेंट्स ऐसा है आपके साथ जुड़ गए। जो कोशिश आपकी थी कि जेडीएस को नुकसान हो जाए, नुकसान हो रहा है और फायदा सीधे सीधे आपको हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हम पीएफआई बजरंग दल का सांप्रदायिक मुद्दा नहीं लेकर आए। हमारी 5 गारंटी और भ्रष्टाचार पर भाजपा को घेरने में हम कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। ये जो गुलबर्गा, बिदर और रायचूर की बात करें, खासतौर से गुलबर्गा, हमारे कांग्रेस के चुने हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब यहां से आते हैं, और ये उनकी सबसे बड़े जो है ये जीत है। आपके जेपी नड्डा जी जिस हिमाचल से आते हैं वो हिमाचल वो हारे, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे तरीकों से चुने गए वो अपने गुलबर्गा से +8 करके पिछले से अभी 31 आ रहे हैं। पर मेरा यह आंकलन है 40 में से भाजपा सिंगल डिजिट पे रुकेगी और हम यहां पर 35 सीटें, मेरा अपना आंकलन है कि 35 सीटों से हम यहां पर बढ़त बनाकर, और अगर ये दूसरा जोन है, अभी आप तीसरे और चौथे पर आइएगा, मुझे पूरा यकीन है यहां बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी ताकत यहां पर लगाई और वहां के लोगों ने इस बात को कांग्रेस को सराहा भी कि अध्यक्ष उनके समाज के आदमी को कांग्रेस ने जो सम्मान दिया है, तो लोगों में उस चीज को लेकर काफी सम्मान था, जो वोटों में तब्दील होते हुए भी यहां पर हमें पूरी बनाने की कोशिश की गई, विवादों में घेरने की पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने तो विक्टिम कार्ड तक खेल दिया। का जो एजेंडा 24 के लिए था कि हम सांप्रदायिकता का एक टेस्ट करने आए थे, वो टेस्ट में ये फेल हो रहे हैं, और नाटका दिखा रहा है। मुद्दा बेरोजगारी होगा, महंगाई होगा, भ्रष्टाचार होगा, गिरती अर्थव्यवस्था। ठीक है सुधांशु जी, इस पर जवाब दे दीजिए कि सांप्रदायिकता अब नहीं, कांग्रेस उसमें कामयाब हो रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य कहते हैं कि हम नहीं लाना चाहते थे मुस्लिम आरक्षण, हम वापस लाएंगे नहीं, उसका जिक्र बढ़ा गुंजाइश नहीं है। परंतु अलका जी ने बड़ा इम्फेसाइज किया कि इनके लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए कहा, इससे ऐसा प्रतीत होता है शायद इनके पूर्ववर्ती जो अध्यक्ष थे वो अलोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते थे। तो अलोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए अध्यक्ष थे, उनकी जो खानदानी जागीर थी वो तो आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। इसलिए मेरा मानना है कि ये चुनाव को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। और जहां तक मैं खड़गे जी के प्रति विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे नेता येदियुरप्पा जी हैं तो 25 वर्ष से नेता हैं और उत्तरोत्तर भाजपा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ी है। सिर्फ वो 2 वर्ष का समय छोड़ के जब वो गए, ये खड़गे जी कहां थे आज से 10 साल पहले? कहीं कर्नाटक की राजनीति में भी उनका स्थान था। वो वर्तमान परिस्थितियों की विवशता के कारण कांग्रेस पार्टी ने चुना। इसीलिए जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था तो मोतीलाल वोरा जी को जो 90 वर्ष के थे, यहां पे 80 वर्ष से अधिक आयु के खड़गे जी को बनाया है ताकि युवराज के सिंहासन के भविष्य के लिए किसी प्रकार की चुनौती न होनी पाए। तो उतना लोग समझते हैं बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।